हे गाइज, कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग का मैं कराऊंगा क्लास 10th वालों के लिए यूपी बोर्ड का। भी आप जो ये स्क्रीन पे देख रहे हो सामने, ये यूपी बोर्ड का क्लास 10th का 2020 का सोशल साइंस का पेपर है, जिसका कोड है 825 NY। इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा इसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव। इसमें 12 ऑब्जेक्टिव हैं और 10 मार्क के जो मानचित्र संबंधित प्रश्न है उनको, यानी 22 नंबर हम लोग क्लियर करेंगे इस वीडियो से। देखो, आप लोग अगर 2023 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो आप सब लोग जानते हो कि आप लोग का पेपर पैटर्न चेंज हो गया है, जिसके अनुसार आप लोग का शुरू में 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 10 मार्क का तो मानचित्र संबंधित प्रश्न पहले भी पूछा करता था और अब भी पूछेगा, लेकिन जो मेन चेंज है वो 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव शुरू में पूछेगा। लेकिन इनका आंसर आपको OMR शीट पर देना होगा। तो इससे रिलेटेड मैंने मॉडल पेपर की वीडियो बना रखी है कि आप लोग का पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, कैसे पेपर आएगा पूरा का पूरा। तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं, या पूरे मॉडल पेपर का लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो चलो इन क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले इसलिए क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और देखो, आप लोग का पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, ना कि बुक चेंज हुई है, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है आप सब लगा लेना। चलो, हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इधर आकर। लेकिन उससे पहले कहूँगा यार, चैनल को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखो, यहाँ खंड क के अंतर्गत आप लोग के 6 पूछे हुए बहुविकल्पीय प्रश्न, और खंड ख के अंतर्गत 6 यानी 12 बहुविकल्पीय प्रश्न हो जाएंगे। और 5-5 मार्क के एक, मतलब 5 मार्क का भूगोल से, 5 मार्क के इतिहास से, यानी 10 मार्क का आप लोग का मानचित्र संबंधित प्रश्न हो जाएगा। तो चलो सबको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ फर्स्ट प्रश्न आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। ओके, 1815 में, 1830 में, 1848 में और 1871। देखो, सबसे पहले तो फ्रांस में मतलब हम फ्रांस के बारे में पढ़े तो आप लोग फर्स्ट ही चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो आप लोग याद रखिएगा, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। और ये क्रांति होते होते लड़ते भी मतलब आते आते फाइनली 1848 में, जी हमें दोस्तों, 1848 में फ्रांस एक गणतंत्र राज्य बना, यानी फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई। कब? 1848 में, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर है। आप लोग देख सकते हो कि गुलामगिरी का लेखक कौन था। ओके, गुलामगिरी का लेखक कौन था, ये हम लोग का सेकंड प्रश्न है, ठीक है। देखो, चलो इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। इसमें है ऑप्शन कि डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, या ज्योतिबा फुले, या कैलाश वासनी देवी, या रामास्वामी नायकर। ये लिखा है नायकर होगा, रामस्वामी नायकर। तो देखो, सही ऑप्शन है गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले थे, ठीक है। ये आप लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला इसका। अगला है थर्ड नंबर प्रश्न। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। ओके, देखो, जब भारत वापस आए थे गांधी जी, अफ्रीका थे, तो सबसे पहले उन्होंने जो मतलब सत्याग्रह किया वो बिहार के चंपारण जिले में किया। और वो किस लिए? वो नील की खेती के लिए। क्या हुआ था ना कि चंपारण जिले में जो अंग्रेज थे ना, वो जो मतलब वहाँ के लोग थे, उनसे मतलब जानबूझकर नील की खेती कराते थे, ठीक है। और मतलब बहुत मतलब दिक्कत करते थे वहाँ के किसानों को। तो उसको लेकर ना गांधी जी वहाँ पे गए और उन लोगों के साथ मिलकर उसका विरोध किए, ठीक है। यानी वही विरोध, मतलब सत्याग्रह आंदोलन इसलिए कहा जाता है कि मतलब उन्होंने विरोध मार झगड़े से नहीं किया, मतलब शांतिपूर्वक उसका विरोध किया। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया? तो चंपारण जिले में, बिहार के चंपारण में, ठीक। उसके बाद मतलब वो सेकंड टाइम में अहमदाबाद चले गए। अहमदाबाद इसलिए गए, वहाँ के मतलब सूती श्रमिकों के लिए मतलब आंदोलन करने वहाँ पे चले गए, अहमदाबाद, गुजरात में। अगला प्रश्न है 3 के बाद 4 नंबर कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। ओके, देखो, जो संविधान की 8वीं अनुसूची है ना, उसमें, ठीक है, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। आप लोग याद रखना कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, ठीक। चलो अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। चौथे के बाद 5वां प्रश्न देख लेते हैं। 5वां प्रश्न क्या है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा मिटका हुआ है, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ कि निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए, यार ये क्या है, अच्छा, आरक्षण 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 योगा सुनिश्चित है। ओके, हाँ, निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण क्या है, सुनिश्चित है? विधानसभाओं में, या लोकसभा में,
या पंचायती राज्य सभाओं में या राज्यसभा में, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखो इसका जो सही ऑप्शन होगा ना वो होगा इसका ग, पंचायती राज्य संस्थाओं में, ये वाला। अगला प्रश्न देखो यहाँ पे ये भी मिट का हुआ है, लेकिन चलो मैं पढ़ देता हूँ 6 नंबर, चूंकि ये पुराना पेपर है तो इसलिए थोड़ा प्रिंटिंग में ये मतलब दिक्कत है इसमें, चलो कोई दिक्कत नहीं। संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? ओके, समवर्ती सूची में शामिल। देखो हम लोग के संविधान के अनुसार 3 हम लोग की सूचियाँ है, ठीक है। फर्स्ट संघीय सूची, जिसको हम केंद्र सूची भी बोल सकते हैं, जिसपे केवल केंद्र बनाता है। सेकेंड राज्य सूची, जिसपे केवल राज्य कानून बनाता है। और तीसरा हो गया समवर्ती सूची। समवर्ती सूची मतलब जिसपे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। तो समवर्ती सूची में इसमें से किस विषय को रखा गया है? तो है शिक्षा। जो शिक्षा है इसको समवर्ती सूची में रखा गया है, समवर्ती पॉलिसी के अंतर्गत रखा गया है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, ठीक। चलो, किसी एक का अधिकार नहीं है कानून बनाने का, सिंपल। चलो इधर आ जाते हैं, ये 6 हम लोग के हो ही गए, यहाँ पे 6 हम लोग के ऑब्जेक्टिव हो ही गए। चलो इसके बाद इधर हम लोग का अब शायद मानचित्र संबंधित प्रश्न आएगा, तो उसको हम लोग कर लेते हैं। इधर होगा मानचित्र संबंधित, यहीं पे आओ, यहाँ पे है, इसको हम लोग देख ही लेते हैं। 1 मिनट, यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो ये मानचित्र संबंधित प्रश्न, और ये आपके हिस्ट्री वाले शायद पार्ट से है, ठीक है। उधर भूगोल वाले पार्ट से मिलेगा। चलो इसको हम लोग कर लेते हैं। देखो इस वीडियो में हम लोग केवल इसके ना क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इसको दर्शाना नहीं सीखेंगे, केवल क्या देखेंगे, इसके क्वेश्चन देखेंगे। दर्शाना मैं सिखाऊंगा आपको, एक स्पेसिफिक वीडियो लाऊंगा, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। सबसे पहले देखो इसको क्या करना होता है, आपको एक मैप मिलेगा, आप लोग पेपर देने जाओगे तो उसमें आपको एक मैप भी मिलेगा, तो उसमें आपको दर्शाना होता है, साथ में नाम भी लिखना होता है। तो आप नाम पहले तो सबसे ज़्यादा तो यही जरूरी है कि नाम आप जानोगे कि यहाँ कहाँ हुआ था, तभी तो दर्शा पाओगे। तो वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो इसका सही आंसर कि कलकत्ता, कलकत्ता में हुआ था। तो सिंपल, अब कलकत्ता आप जान गए, तो कलकत्ता कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जाओगे, पश्चिम बंगाल के वहाँ पूरा भारत का मैप रहेगा, वो पश्चिम बंगाल राज्य में जाओगे, कहीं भी ऐसे मतलब किस चीज़ से दर्शाना है, इस चीज़ से दर्शाना है, तो वहाँ पे ऐसे बना दोगे और वहाँ पे लिख दोगे कलकत्ता, सिंपल। तो मैं आपको समझाऊंगा, अभी केवल यहाँ आंसर जानिए कि वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ठीक। उसके बाद देखो फर्स्ट प्रश्न हो गया। सेकंड प्रश्न कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, किसको नहीं मालूम भैया? पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुई थी, ठीक है। और किसने करवाया था? जनरल डायर, आप लोग को ये भी याद होगा। तो ये याद रखिएगा कि पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक। चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इधर आ जाते हैं, और इधर के कुछ प्रश्न हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। इधर देखो हम लोग का प्रश्न क्या है, दूसरे के बाद ये तीसरा प्रश्न है, आप लोग देख सकते हो कि वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन, देखो यहाँ 1900 हम लोगों ने 20 देखा कलकत्ता, और यहाँ 1927 बोल दिया। चलो इसको भी देख लेते हैं। देखो 1927 में मैं आपको बता दूं, मतलब कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? वो हुआ था मद्रास में। अब मद्रास कहाँ स्थित है? तमिलनाडु जो राज्य है उसी का एक शहर है मद्रास। अभी इसका नाम चेंज कर चेन्नई कर दिया गया है, ठीक है। और यह नाम चेंज शायद 1996 में किया गया था, ठीक है। आपको क्लियर कि 1927 में कांग्रेस का कहाँ अधिवेशन हुआ? तो मद्रास में हुआ, ठीक। और मद्रास कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में नीचे दक्षिणी साइड में, ठीक। यहाँ पे देखो चौथा प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। ओके, जो सूती मिल श्रमिक थे उनका सत्याग्रह कहाँ हुआ? तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले गांधी जी ने बिहार के चंपारण में किया, उसके बाद गुजरात के अहमदाबाद में चले गए, मतलब सूती श्रमिकों की मतलब सत्याग्रह मतलब साथ देने के लिए उनका। तो सिंपल इसका सही ऑप्शन है अहमदाबाद, ठीक है। चलो अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला ये हम लोग का चौथे के बाद पांचवा कि वह स्थान जहाँ 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। देखो 3 ठे अधिवेशन से रिलेटेड प्रश्न पूछ दिया, तो आप लोग अधिवेशन वाला सारा पार्ट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आप लोग एग्जाम में पूछ रहा है, ठीक। तो इसका सही आंसर है 1929 में कहाँ हुआ? तो ये लाहौर, ठीक है। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। अभी भाई 1929 में तो भारत पाकिस्तान एक ही था, मतलब बंटवारा नहीं हुआ था। तो अभी क्या है कि बंटवारा हो गया है, तो ये लाहौर जो जगह है ना वो पाकिस्तान में पड़ता है, आपने नाम सुना होगा, ठीक। तो लाहौर में हुआ था। इसको कैसे दर्शाओगे मैं आपको बताऊंगा मानचित्र दर्शाते समय, ठीक। बाकी अभी केवल यहाँ इसका आंसर ही याद रखो। अब चलो इधर हम लोग आ जाते हैं, फिर हम लोग के 5 या 6 ऑब्जेक्टिव होंगे इधर, इस ऑब्जेक्टिव को कर लेते हैं, और उसके बाद फिर अंत में हम लोग का मैप संबंधित प्रश्न होगा, तो उसको हम करेंगे। यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। देखो यहाँ पे जो प्रश्न है इनको हम लोग थोड़ा कर लेते हैं। देखो निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? ओके,
जो 15 नंबर प्रश्न है वो क्या बोल रहा है कि कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है, और हम लोग का ऑप्शन है कि पवन ऊर्जा, जल, वन या जीवाश्म ईंधन। तो सिंपल है जीवाश्म ईंधन। देखो जीवाश्म ईंधन को हम लोग क्या करेंगे कि एक बार प्रयोग में मतलब कर लेंगे तो दूसरी बार नहीं कर पाएंगे। तो यह नवीकरणीय हम लोग का देखो निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। ओके, तो देखो जो जीवाश्म ईंधन ईंधन है ना वो नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। तो आप लोग सिंपल इसको आप लोग ट्रिक मार देना। बाकी चलो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 15 के बाद 16 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है। ओके, रेशेदार फसल गन्ना, चाय, रबर, जूट। जूट सिंपल, ये वाला जूट वही रेशेदार फसल है। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक मिनट, थोड़ा मैं फिर से एक बार थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ओके, हाँ चलो यहाँ पे ये क्लियर ना प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है, मतलब रेशा जिससे निकलता है। चाय से तो निकलता नहीं है, गन्ना से भी रेशा निकलता, रबड़ से भी नहीं, जूट से निकलता है। ठीक, और यह प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। पवन ऊर्जा, जल, वन, जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन देखो नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या होता है कि मतलब जैसे मतलब जिसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। जैसे पवन ऊर्जा है तो पवन ऊर्जा को हम दोबारा यूज कर सकते हैं। जल है तो जल को भी हम दोबारा यूज कर सकते हैं। या वन है तो उसकी लकड़ियों को हम कई बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक बार घर बना लिए, फिर घर रह गया तो उसका हम लोग कहीं और यूज कर लेंगे। तो जिनका हम एक से कई ज़्यादा बार यूज कर लेंगे उनको हम लोग नवीकरणीय योग्य संसाधन बोलते हैं। और जिनका केवल हम एक बार यूज करते हैं उसे अनवीकरणीय योग्य संसाधन बोलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। तो ये तीनों नवीकरणीय योग्य संसाधन है और ये नहीं है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि हमें नहीं पूछ रहा है। ठीक, ये भी प्रश्न क्लियर। रेशेदार फसल तो जूट। अगला प्रश्न देख लेते हैं 17 नंबर। देखो 17 नंबर प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रक निम्नलिखित में से किस आधार पर विभाजित किए गए हैं। ओके, जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसके सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, ठीक है, यानी प्राइवेट और एक गवर्नमेंट जो क्षेत्र है वो किस आधार पे विभाजित किए गए। ऑप्शन है कि रोजगार की शर्तों पे, आर्थिक गतिविधि के स्वभाव पे, या उद्यमों की स्वामित्व पर, या उद्यमों में नियोजित श्रमिकों की संख्या पे। ठीक है, यह प्रश्न संख्या 17 है। तो सिंपल है कि जो उद्यमों का यानी जो मजदूर है एक तरह से बोल सकते हैं उद्यमों के स्वामित्व पर। ठीक है, ये मतलब इसको डिवाइड किया गया है। ये आप लोग सब मतलब इसका तीसरा ऑप्शन सही है, आप लोग सीधे सीधे याद रखिएगा, उद्यमों के स्वामित्व पर। ठीक, 18 नंबर प्रश्न है कि झरिया प्रसिद्ध है। कई बार इस प्रश्न को करवा चुका हूँ मैं कि झरिया किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 18 है। किस लिए है? लौ अयस्क के लिए, कोयले के लिए, तांबा के लिए, बॉक्साइट के लिए। सिंपल सब जानते हैं भाई कि झरिया जो खान है कोयले उत्पादन के लिए फेमस है, कोयले के लिए। ठीक, ये हम लोग का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद चलो हम लोग का 17 18 के बाद 19 नंबर लाल पीली मिट्टी झरिया। ये यार मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा है, आप लोग देख लेना है, लेकिन ये कोयले के लिए फेमस है 90%। ठीक, चलो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ओके, लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? सिंपल, आप लाल पीली एक साथ आ गई तो आप दक्कन के पठार याद रख लीजिएगा। ठीक, लाल पीली दक्कन का पठार, लाल पीली दक्कन का पठार आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, चलो अगला हम लोग देख लेते हैं 20 नंबर और अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न, हाँ अंतिम। निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानक विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा स्थान है? श्रीलंका का, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, नेपाल का। ऐसे तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं, ये जीके टाइप का पूछ दिया है, लेकिन फिर भी इसका आंसर मैं खुद नहीं जानता था, नेट से इसका सर्च करके मैंने आंसर निकाला, वो है इसका आंसर श्रीलंका। ठीक है, चलो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी चलो प्रीवियस ईयर में है तो इसको कर ही लेते हैं। बाकी चलो इधर हम लोग देख लेते हैं, इधर जो हम लोग का मानचित्र संबंधित प्रश्न है उसको हम लोग कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग का जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा। ये हम लोग का पेपर मतलब जो भी हमने शुरू में बोला वो सॉल्व हो जाएगा। मानचित्र संबंधित प्रश्न इस सेकंड में। ठीक है, इसमें हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले राणा प्रताप सागर बांध चिन्ह और नाम सही दर्शाना है। मैं बताया कि दर्शाना मैं बात बताऊंगा, सबसे पहले इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, जो सबसे पहले तो राणा प्रताप सागर बांध ये कहाँ स्थित है, ये हमें जानना पड़ेगा कि राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है। तो मैं इसका सही आंसर बताऊं तो वो है राजस्थान में। राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध स्थित है, और किस नदी पे बना है तो चंबल नदी पे बना है। सिंपल, ये याद रखिएगा। सेकंड है कि चाय उत्पादन का एक क्षेत्र। भाई चाय उत्पादन के लिए सब जानते हो कि दार्जिलिंग फेमस है, लेकिन दार्जिलिंग है कहाँ, क्योंकि हमें दर्शाना भी है तो मानचित्र में। तो दार्जिलिंग का है, तो आप लोग सब जानते हो कि दार्जिलिंग भाई पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो पश्चिम बंगाल राज्य में जाकर और उसमें कहीं दार्जिलिंग अपने हिसाब से देखकर ऐसे दर्शाकर
और बस छोड़ देना, जैसे मतलब जिस भी चीज़ से आपको दर्शाना हो ऐसे दर्शाना हो मैं बताऊंगा। अभी याद रखिए कि दार्जिलिंग है चाय उत्पादन का एक क्षेत्र हो जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। लौह इस्पात उद्योग के लिए एक केंद्र, भाई लौह इस्पात के लिए एक फेमस केंद्र बताओ कौन है? राउरकेला, राउर केला ऐसे, ये मतलब काफ़ी फेमस है लौह इस्पात उद्योग के लिए। लेकिन यह कहाँ स्थित है? ये राउर केला है, ठीक है। राउर लॉ नहीं है, र है, राउर केला, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, मैं लिख देता हूँ राउर केला। और यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उड़ीसा में, यहाँ उड़ीसा में स्थित है, ठीक। अगला है कि रांची नगर, नच्छी और नाम सही दर्शाना, तो रांची नगर कहाँ स्थित है? भाई सब लोग जानते हो भाई, धोनी का जहाँ घर है झारखंड में, ठीक है। उसके बाद है कि नर्मदा नदी चिन्ह द्वारा नाम सहित, तो देखो इसको तो दर्शाकर मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप ये जान लो कि नर्मदा नदी ना गुजरात और एमपी, ठीक है, गुजरात और एमपी मध्य प्रदेश दो राज्यों में बहती है। तो आप लोग अभी इसको इतना ही याद रखो, और बाकी इसको दर्शाना होगा तो इस तरह दर्शाना पड़ता है, कैसे दर्शाया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखो इस वीडियो में हमने पूरा का पूरा कितने प्रश्न हमने, हम 6 6 12 ऑब्जेक्टिव और 5 5 10 हम लोगों ने मानचित्र संबंधी 22 नंबर का प्रश्न देख लिया। इसमें से देखना कई थे प्रश्न आप लोग के एग्जाम में फंसेंगे, ठीक है। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। देखो इसी प्रकार का एक और कोड का पेपर, जैसे ये 825 NY है तो 825 NX कर एक कोड था, उसका भी हम लोग सॉल्यूशन किए थे। तो आप जो हम लोग का मतलब प्लेलिस्ट है ना, उसमें जाइएगा, उसमें प्रीवियस ईयर पेपर की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आप लोग देख सकते हो उस वीडियो को, ठीक। तो चलो मैं इसी प्रकार की आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर देना।